आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, तमाम खबरें जानकारी साझा करेंगे। क्या कुछ यहाँ पर सियासी माहौल बना हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर अन्य बड़ी खबरें हैं, क्योंकि देश भर में ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। और साथ ही कल जो राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हुई है उसको लेकर क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनी हुई है, क्योंकि परिणाम आ चुके हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के पास 8 सीटें गई हैं। ऐसी तमाम खबरें साझा करेंगे हमारे सहयोगी और सबसे पहले चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई हैं और साथ ही जो बारिश का दौर मध्य प्रदेश में बदला है, ओले और बारिश की खबरें हमें कल देखने को मिली है, क्या कुछ इसे लेकर अपडेट है? देखिए, जिस तरह मौसम विभाग ने 30 से ज़्यादा जिलों में मध्य प्रदेश के अगले 24 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया था, उसमें एक दिन हो चुका है और कल जबरदस्त बारिश हुई है मध्य प्रदेश के लगभग 30 जिलों में। और ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण काफ़ी फसलें खराब हुई हैं और 3 बजे के लगभग जो हवाओं की गति थी भोपाल और उसके आसपास सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में, वो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे कई मकानों को और कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो रबी की फसलों को पहुंचा है, और जिसमें गेहूं, चना, मटर और मसूर की फसलें हैं। कई जगह गेहूं की फसलें कट के रखी हुई थी, वो खराब हुई हैं। इसके अलावा जो चने की फसल भी कुछ खेतों में थी और कुछ जो कट के रखी है उसको भी नुकसान पहुंचा। तो कुल मिला के देखा जाए तो सब लगभग 30 जिलों में रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और बात करें अगर हम तहसीलों की, तो 5000 से ज्यादा तहसीलों में लगभग 7000 किसान इन ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित हुए। हालांकि मुख्यमंत्री ने तत्काल इस पे संज्ञान लिया और सभी जिला कलेक्टर्स को फसलों का जल्दी से जल्दी सर्वे करने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को भी आदेश दिया है कि वे सर्वे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और किसानों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाने का काम करें। और मौसम विभाग की जो अगर जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे में भी मध्य प्रदेश में बारिश और ओले का अलर्ट है, और ये अलर्ट दोपहर 2 बजे के बाद जारी किया गया है। और कल भी जो आंधी और बारिश का दौर चला वो लगभग 12 बजे के बाद ही मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में चला। तो मौसम ने एक बार फिर किसानों को मध्य प्रदेश में परेशानी की है और गेहूं की फसल, सबसे ज्यादा गेहूं और चने की फसल प्रभावित हुई है। और कई जगह जो फसलें कट के रखी हुई थी उनमें भी भारी नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसका कि जिला कलेक्टर सर्वे करवा रहे हैं। अनुज जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से मौसम बदला है, कितने समय तक ऐसा मौसम देखने को मिल सकता है? किसानों को चिंता ये भी है कि जिस तरीके से कई जगह ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, कईयों की फसलें खराब हो गई हैं, तो कईयों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो परेशानी ये है कि आगे भी अगर ऐसा मौसम बनता है तो और ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है। देखिए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो अगले 24 घंटे का और अलर्ट है, और अगले 24 घंटे में भी 28 से 30 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा बात करें मौसम की, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव है और पिछले 5 से 6 दिनों से मध्य प्रदेश में ठंडक काफ़ी बढ़ी हुई है और ठंडी हवाओं का दौर सुबह और शाम लगातार पिछले 5 से दिन से चल रहा है। तो अगले 24 घंटों में मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है कि बारिश हो सकती है, कई जगह ओले गिर सकते हैं, कई जगह हल्की बारिश हो सकती है और कई जगह मध्यम बारिश हो सकती है। और ये अलर्ट 30 जिलों के लिए जारी किया गया है। और देखा जाए तो ये मौसम में पूरा बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आ रहा है। तो किसानों की परेशानियां अगले 24 घंटों में भी अलर्ट जारी होने के कारण और बढ़ सकती है। लेकिन सरकार पूरी तरह से तैनात है और सरकार ने जिला कलेक्टर्स को आदेश दिया, तो आज से फसलों की सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर भी ओलावृष्टि से लेकर आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मैं आप पर लौटूंगा। तमाम और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही देहरादून से अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कुछ बड़ी खबरें आज मुंबई से हैं? क्या कुछ सियासी पारा बना हुआ है, वो खबरें जिन पर आज सभी की निगाहें रहेंगी? बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ जाती है और पहले ही आ जाती है और लोगों की देखते हुए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे दौरा है, महाराष्ट्र दौरा है, उसको देखते हुए मराठाओं के लिए बहुत बड़ा सौगात देने वाले हैं। जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मराठाओं के लिए आज बहुत बड़ा सौगात देंगे और महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो उसको देखते हुए भी काफी यहाँ पे लोग उत्साहित है कि महाराष्ट्र आज प्रधानमंत्री आएंगे और पूरे महाराष्ट्र को क्या देने वाले हैं।
और दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है, कल बजट पेश किया गया यहाँ पे, वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट पेश किया और 6 लाख करोड़ का बजट यहाँ पे पेश किया गया। उसमें एक विशेष बात ये थी ना ऋषभ, कि महाराष्ट्र से अयोध्या में महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा, उसके लिए भी बजट पेश किया गया। वैसे बजट में सबको दिया गया गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए, सबके लिए दिया गया 6 लाख करोड़ में। लेकिन विशेष जो बात थी, जो विपक्ष विरोध कर रही है, कि कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में आने के बाद ये बात की जा रही है कि अयोध्या में माता भवन बनाया जाएगा। ये कल विशेष बजट में विशेष बात हुई। और तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है, पंकज उधास को अंतिम विदाई दी गई, जो जिस तरह से वो सबको उदास करके चले गए। अब उनकी चिट्ठी कभी नहीं आएगी, जो चिट्ठी आती थी हमेशा कि चिट्ठी आएगी और वतन की चिट्ठी आएगी, वो चिट्ठी हमेशा के लिए खत्म हो गई और हमेशा के लिए उदास गई। और कल पूरे बॉलीवुड जमावड़ा बना रहा, संगीतकार हो, गायक कलाकार हो या बॉलीवुड के महान कलाकार हो, सभी लोगों ने अंतिम विदाई दी और राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। जी निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि जो सीट शेयरिंग की लगातार आप अपडेट दे रहे हैं, उसे लेकर कोई खास खबर सामने आई है? सीट शेयरिंग की अभी तक कोई भी निर्णय लिया गया। केवल एक सीट ऐसी है जहां बारामती जो सीट है, वहां पे अजित पवार लड़ेंगे, क्योंकि उनकी वाइफ अभी से इलेक्शन मोड में आ चुकी है और प्रचार करने लगी है। और दूसरा जो शरद पवार सुप्रिया सुले, उनकी भी कहीं ना कहीं वो सीट पक्की है। दोनों आपस में भिड़ंतों की, दोनों एनसीपी ही थी पहले, और एनसीपी दोनों एक ही सीट के लिए दावा कर रहे हैं। और कोई भी सीट अभी तक यहाँ महाराष्ट्र में क्लियर नहीं हुई, जो कि सभी जगह क्लियर हो चुकी है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा विडंबना है कि अभी तक सीट की क्लियर नहीं हुआ, इलेक्शन आ चुका है। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण खबरें आपने साझा की, मैं आप पर लौटूंगा। सीधा अवनीश, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड से हैं? क्या सियासी मिजाज है, मौसमी पारा क्या है, इसके अलावा कोई अन्य बड़ी खबरें? बजट सत्र चल रहा था, कल बजट जो है यहाँ पे पेश किया गया और 90,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया, उस पे यहाँ पे लगातार जिस तरीके से लोगों की निगाह लगे, खास करके विपक्ष की बात करें तो यहाँ पे जिसको देखा जाए तो बजट पहले जो प्रेमचंद अग्रवाल जो है वित्त मंत्री, उन्होंने बजट किया, उनका कहना था कि जिस तरीके से जो है युवा वर्ग को साथ में रखे, उनको ध्यान में रखे ये जो बजट किया गया, खास करके मातृ शक्ति की बात करें और सभी के लिए इसमें प्रावधान किया गया, मातृ शक्ति, स्वास्थ्य मिशन और तमाम चीजों का ले यहाँ पे अलग अलग बजट का जो है प्रावधान किया गया था। परंतु विपक्ष का कहना था कि ये जो बजट है, इसमें युवा वर्ग निराश किया है, महंगाई के लिए कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं किया गया है और खास करके टैक्स की बात करें, टैक्स में भी ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये बजट कुल मिला के देखा जाए तो बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया, इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे शुरू हो चुका है। वही जो बजट पेश करने के बाद 5 विधायक को जो है यहाँ पे पटल पे रखा गया, जिसमें जो है यहाँ पर देखा जाए तो निजी विश्वविद्यालयों के संशोधन मिल गए और यहाँ पे जिस तरीके से युवाओं को जो है जो आरक्षण देने की बात की, उस पर भी यहाँ पे जो कुशल खेलकूद यहाँ पे जो कुशल जो खिलाड़ी है, उनको भी यहाँ पे जो है 36 आरक्षण देने की यहाँ पे बात की गई है। और इस तरीके से जो है यहाँ पे बजट का जो प्रदान किया गया, परंतु देखने वाली बात होगी कि आज किस तरीके से विपक्ष ये हमलावर होता है और क्या क्या यहाँ पे जो है बातें सामने निकल के आती है। जी निश्चित तौर पर बजट का आपने जिक्र किया कि ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी कहीं ना कहीं बजट देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम ऐसे मसले हैं, युवाओं को लेकर या महिलाओं को लेकर, पिछड़ों को लेकर तमाम बातें कही जाती रही हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम नारे गूंजे हैं, तो क्या उसको भी ध्यान में रखकर यहाँ पर कहीं ना कहीं बजट पेश किया गया है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से ये बजट किया था, खास करके जनजातियों की बात करें, यहाँ पे उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया, समाज कल्याण के लिए यहाँ पे जो बजट यहाँ पे दिया गया है और खास करके स्वास्थ्य मिशन, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्वास्थ्य की आती है, स्वास्थ्य मिशन के लिए भी यहाँ पे जो है बजट अलॉट किया गया। और यहाँ पे युवा वर्ग की बात करें, उनको जो है आरक्षण देने की बात करें और जो स्कूल है, जो छात्र हैं, उनको यहाँ पे फ्री जूते मोजे देने की यहाँ पे लगातार प्रावधान किया गया था। उसको लेकर तमाम जिस तरीके से यहाँ पे बजट का प्रावधान किया, तो कहीं ना कहीं इसको 2024 जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा, उसको साधने की कोशिश जरूर की गई है। जी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसे लेकर अब रणनीति भी बनना शुरू हो गई लोकसभा चुनाव को लेकर, और चर्चा भी हम आपसे करेंगे। सीधा हम चलेंगे फिलहाल लखनऊ, जहां से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश से आप साझा कर रहे हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज है, अन्य बड़ी खबरें, और खासकर कल की वो बड़ी खबर जहां लगातार आपने अपडेट हमें दी, हम तक खबरें पहुंचाई, जिस तरीके से राज्यसभा को लेकर वोटिंग हो रही थी और सपा अपनी एक सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाई है? राशिद जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, जो कल राज्यसभा चुनाव हुए उसमें लगातार गहमा गहमी बना हुआ था, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे थे कि जिनको फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी में विधायक चले जाएंगे और हमारी सीट जिस तरह से 3 सीटों पे हम
राशिद, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा आप आपकी आवाज दुरुस्त हो, मैं आप पर लौटूंगा। सीधा हम भोपाल चलेंगे। अनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से तमाम तौर पर सियासत में भी गहमा गहमी नजर आने लगी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ठीक सामने भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। बैठकों का दौर चल रहा है और अब सीधे जो निगाहें सभी की बनी हुई हैं वो लोकसभा के प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे लेकर कोई अपडेट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट में कल कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसके बाद प्रदेश चुनाव समिति की भी बैठक हुई। और जहां तक बात करें तो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी देर बाद लगभग आधे घंटे बाद 8:30 बजे के लगभग दिल्ली रवाना होंगे। और देखा जाए तो दिल्ली में 8 राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहेंगे, और जिसमें मध्य प्रदेश के कोर ग्रुप के भी सभी सदस्य मुख्यमंत्री सहित वहां मौजूद रहेंगे। और कल दिन भर जो मंथन चला है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट में, उसके पूरे नामों को लेकर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री आज रवाना हो गए। और जहां तक आज भोपाल की बात करें तो भोपाल के प्रदेश मुख्यालय में आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यूनिट की एक महत्वपूर्ण बैठक है। और इस महत्वपूर्ण बैठक में 3 हिस्सों में यह बैठक होगी। और पहली बैठक जो है वो लोकसभा प्रभारियों की बैठक है, जिसमें क्लस्टर प्रभारी मौजूद रहेंगे, सह संयोजक मौजूद रहेंगे, संयोजक लोकसभा संयोजक मौजूद रहेंगे। दूसरी बैठक है वह कार्यकर्ताओं की टोलियों की बैठक है। और तीसरी बैठक की बात करें तो मोर्चा पदाधिकारियों की और बैठक है। और इसके बाद प्रदेश चुनाव समिति की आज फिर बैठक है, जो कि लोकसभा चुनाव के नामों पर मंथन को लेके ही की जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश यूनिट के लिए बैठकों का एक अहम दिन है, जिसमें 3 अलग अलग बैठक होगी। और जो क्लस्टर की बैठक है, जिसमें कि पूरे प्रदेश के क्लस्टर प्रभारी, क्लस्टर के संयोजक, क्लस्टर के सह संयोजक शामिल रहेंगे। तो कुल मिला के ये आज की बैठक भी मध्य प्रदेश यूनिट की बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अभी सुबह थोड़ी देर बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल अनुज जी, जो लोकसभा के प्रत्याशियों की पहली सूची मध्य प्रदेश के लिए कब तक आ सकती है? और साथ ही एक गणित भी हमें समझाइए कि तमाम नेताओं पर चर्चा है, नरोत्तम मिश्रा के नाम पर चर्चा है, सिंधिया हैं, शिवराज हैं, और भी तमाम कई नेता हैं जिनको लेकर, रामेश्वर शर्मा को लेकर भी चर्चा है कि लोकसभा को प्रत्याशी को बनाया जा सकता है। क्या इसे लेकर कोई फिलहाल आप चर्चा वहाँ देख रहे हैं? देखिए, कल ही भोपाल की जो सीट है उसके लिए रायशुमारी की बैठक कल हुई। कल सुबह बैठक में मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी उपाध्याय मौजूद थे, और सतीश उपाध्याय मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में भोपाल की बैठक हुई। भोपाल की लोकसभा सीट के लिए रायशुमारी की बैठक हुई। इसमें लगभग 40 से ज़्यादा नाम थे जो सामने आए, लेकिन कुछ प्रमुख नाम भी थे, जैसे कि वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल खजुराहो से सांसद हैं। इसके अलावा भक्तपाल सिंह जो बैरसिया के एक बड़े पुराने नेता हैं, ओबीसी नेता हैं, वो भी लड़ना चाहते हैं। इस तरह साध्वी प्रज्ञा सिंह भी चाहती है कि उन्हें वापस लोकसभा का टिकट भोपाल से मिले। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व अपनी पूरी रणनीति को गोपनीय रखे हुआ है, और केवल संभावना व्यक्त की जा रही है कि इतने नाम है या उतने नाम है। लेकिन जो फाइनल फैसला होगा वो लोकसभा सीट भोपाल का हो या मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का, वो फाइनल फैसला भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस अपनी रायशुमारी करके ही तय करेगा कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में खासतौर पर देखा भी जाता है कि कई नेता अगर इच्छा भी जाहिर करते हैं, लेकिन जब फैसला आला कमान करता है तो सभी उसमें उसे सर्वमान्य भी कहते नजर आते हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे फैसला पार्टी करती है, क्या मंथन से निकलकर सामने आता है। राशिद, मुझे लगता है आपसे अब आवाज आपकी प्रॉपर आ रही होगी। क्या कुछ आप जो खबरें जानकारी दे रहे थे और जो जिस तरीके से कल का दिन रहा उसको लेकर क्या अपडेट है राशिद? जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार अगर समाजवादी की पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो कल 3 प्रत्याशी अपने उतारी थी, जिसमें कि जो 2 प्रत्याशियों को जीत मिली है, जिसमें कि जया बच्चन और रामजी लाल, जो आलोक रंजन थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें कि आज समाजवादी पार्टी
अपने प्रदेश कार्यालय पर बैठक कर रही है, जिस बैठक में क्या निर्णय होता है ये देखने लायक होगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव अब करीब आ गया, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को, जो अपने विधायक हैं, उनको साधने का काम कर रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी थी, उनको अगर उनकी बात किया जाए तो मायावती ने अपने जो एक विधायक थे, अपने विधायक को भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए कहा था, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के जो 8 कैंडिडेट थे, वो 8 के 8 ने जीत हासिल की है। निश्चित तौर पर अब जो जिस तरीके से सपा के विधायक ने जो क्रॉस वोटिंग किया, उसको लेकर विरोध भी देखने को मिला है, जो पार्टी में पुतला दहन की भी खबरें सामने आई हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार इल्जाम लगा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक है वो प्रलोभन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अखिलेश यादव जिस तरह से कयास लगा रहे थे कि जो पल्लवी पटेल हैं अपना दल की, हो सकता है वो भी भारतीय जनता पार्टी में चली जाए, क्योंकि लगातार लोगों का मानना यह था कि जितने विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि पल्लवी पटेल की जब बारी आई तो पल्लवी पटेल के बारे में कुछ कहने से इनकार इसलिए कर रहे थे कि उनको लगता था कि ऐसा ना हो कि पल्लवी पटेल अपना दल की एक विधायक है, हो सकता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में चली जाए। मगर पल्लवी पटेल जो 12:30 बजे आके वोटिंग की, पल्लवी पटेल ने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं, आज है और कल भी रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर जरूर अब संगठन को एकजुट करने की अब चुनौती सपा के सामने भी है और विपक्षी गठबंधन के सामने भी है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ इससे लेकर आगे पार्टी में भी बातचीत होती है, क्योंकि बैठकों का दौर अब शुरू होगा। सीधा राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन चल रहा है और अभी तक जो स्थिति विधानसभा चुनाव में हमने देखी है, बहुत जल्दी बीजेपी जो सूचियां हैं वो जारी भी कर देती है और जो हारी हुई सीटों पर पहले फोकस करती है। तो महाराष्ट्र को लेकर क्या कुछ कयास है, कुछ संभावना है, कब तक पहली सूची लोकसभा को लेकर जारी की जा सकती है? देखिए, पहले आपके यहाँ पे चर्चा है कि कौन सीट पहले क्या नाम है घोषित करता है, कौन कहाँ से लड़ेगा, उसी हिसाब से रणनीति तय की जाएगी। और विपक्ष भी, जैसे कल भी बैठक हुई थी, विपक्ष के संजय राउत ने भी ये बोला कि पूरी तरह से एक नाम बंद हो गए और 1-2-4 मुद्दे हैं, उस पर समझौता होने के बाद सीट का घोषणा कर दी जाएगी। वैसे एनडीए कोशिश कर रही है कि पहले अगर विपक्ष की अगर सीट की घोषणा हो जाए तो उस हिसाब से हम सीट शेयरिंग करेंगे। तो इसको देखते हुए पूरा पेज पर, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है, सब मैं बता दूं, मराठा आरक्षण को लेके आ रही है और ये स्वदेश ही ब्रेक कर रही है ये न्यूज को। मैं आपको तो स्वदेश में पहली बार ब्रेक हो रही है ये न्यूज, जो अभी तक मीडिया का कि मराठा आरक्षण के जो नेतृत्व करने वाले हैं मनोज जरांगे पाटिल, उनको एसआईटी गठन कर दिया गया। एसआईटी के लिए जिसको नायक बनाया गया था उसको खलनायक बना दिया गया है और उसके ऊपर जांच की जाएगी। जिस तरह से जालना में अभी आगजनी हुई थी और काफी क्षति की गई थी सरकारी संपत्तियों को लेकर, और उनको जिस तरह से अभी तक एक नायक बना के एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से उनको अनशन भी तोड़ा था, अब उनको खलनायक बना दिया गया, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पे आक्रमण किया था और कुछ बातें बोली थी कि ये लोग मराठा आरक्षण नहीं चाहते। तो उसको देखते कहीं ना कहीं मनोज जो क्या नाम है राहुल नावड़कर है विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने एसआईटी गठन कर दिए और उनको नायक से खलनायक बना दिए। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जी। और साथ ही खबर ये भी है कि जरांगे ने कहा था कि मुझे जहर देने की कोशिश की गई, इसको लेकर भी कुछ आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। मनोज जरांगे पार्टी ने आशंका व्यक्त की थी कहीं न कहीं हमको जहर दे दिया जाएगा, क्योंकि मराठा आरक्षण का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, मराठा आरक्षण के लिए मैं जीऊं या मरूं जो भी हो, लेकिन मैं मराठा आरक्षण के लिए जीऊंगा और मरूंगा। और इसको लेके कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि हमारे काफी दुश्मन हो सकता है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ कर दिया जा सकता है हमें और मुझे संरक्षण दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो राजनीतिक बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस जो अभी तक नायक बने हुए थे मराठाओं के और हीरो बने हुए थे, पोस्टर बॉय बने हुए थे, तो उनको कहीं ना कहीं एसआईटी गठन करके कहीं ना कहीं उनको विलेन बना दिया गया। ये बीजेपी की एक अलग रणनीति होती है जो एक बैग नायक बना के खलनायक बना दिया करती है। निश्चित तौर पर देखना होगा। बहुत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। अवनीश, मैं आपके पास आ रहा हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों की सूची को लेकर क्या चर्चा उत्तराखंड में चल रही है, और साथ ही आपका पड़ोसी राज्य जो हिमाचल प्रदेश है, वहां पर भी सियासत गरमाई हुई है और चर्चाएं हैं कि सरकार कांग्रेस की गिर सकती है। अवनीश बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे जिस तरीके की बात चल रही थी लगातार, जिस तरीके से जो है
कांग्रेस के लोग जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उसको लेकर सबसे बड़ी जो चुनौती कांग्रेस के सामने भी आ रही है कि पहले संगठन को बचाने की थी। लोकसभा इलेक्शन क्योंकि सिर पे खड़ा है और अभी तक देखा जाए तो इनके जो है अभी नामों की जो है यहाँ पे घोषणा भी नहीं की गई। और भाजपा की बात करें, जो भाजपा लगातार जब कल जिस तरीके से बैठकें चल रही थी और कल स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें जो नाम है प्रत्याशियों के, उसका यहाँ पे जो है चयन कर लिया गया है, क्योंकि ये जो है मामला था ये केंद्र सरकार को भेजने का होता है कि केंद्र सरकार ही इसकी जो है निर्णय लेगी। परंतु जिस तरीके से बैठक में थी तो जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनका कहना था कि हमने जो है यहाँ पे जो प्रस्तावित नाम है और जो इसके दावेदारी है उसको यहाँ पे अपने जो है केंद्र सरकार को डाल दिया है और अब वहां से जो घोषणा की जाएगी विधिवत जो है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने वाली बात होगी, जो स्टेट पार्लियामेंट की जो बैठक हुई है कल, उसमें सांसद है वो भी उसमें शिरकत कर रहे थे और किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। हालांकि कहीं ना कहीं सांसदों को जो है आभास था कि इस बार शायद उनका जो है नाम कर सकता है, परंतु देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यहाँ पे एकजुटता दिखाई देती है भाजपा में, वो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली बात जरूर हो सकती है। जी निश्चित, निश्चित तौर पर कई फॉर्मूले पर भी भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है। इससे पहले हमने यूपी को लेकर एक्शन प्लान भी देखा है, जहां पर जो परफॉर्मिंग कहीं की कैंडिडेट हैं उनको देखना, उन पर पैमाना रखा गया है। तमाम तरीके से जो बीजेपी का पैमाना है वो सभी वर्गों को साधने का भी है। देखना महत्वपूर्ण होगा इन सभी राज्यों में क्या कुछ बीजेपी की आगे रणनीति देखने को मिलती है, क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों के तमाम जानकारी में साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब मंथन लगातार कर रही है और लोकसभा पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।